कक्षा 7 गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण के महत्वपूर्ण तथ्यों में आज हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यह एक समकोण त्रिभुज पर काम करती है। इसमें मुख्य भूमिका क्या होती है कि यदि ये समकोण त्रिभुज है तो जो ये तिरछी भुजा होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं, और जो जमीन से सटी हुई भुजा होती है उसे आधार बोलते हैं, और जो छत की ओर चल जाती है यानी ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर चली जाती है उसे हम लंब कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये ए बी और सी ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में जो बी सी है ये एक आधार है, और ए बी जो है ये लंब कहलाती है, और ए सी जो है कर्ण कहलाती है। तो अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी ये जो टेढ़ी टेढ़ी भुजा दिख रही है ये कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, अब एक तो कर्ण हो गया तो शेष कौन कौन बची? एक आधार बचा और एक लंब। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो बड़ी भुजा का वर्ग है वो अपने सामने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये कहना है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो अब इसको लिख भी दीजिए। तो ये बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, और सामने की दो भुजाएं एक लंब दिख रही है और एक आधार, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। और यदि आपने नामकरण कर रखा है ए बी सी या पी क्यू आर कुछ भी डाल दें, यहाँ पर ए बी सी दिया है तो बड़ी भुजा यानी कि वो टेढ़ी वाली कर्ण, तो कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग अपने सामने वाली भुजा यानी लंब ये ए बी का वर्ग, और ये आधार यानी कि बी सी वर्ग के बराबर होती है। ये हमें ध्यान रखना है। सीधी सीधी बात ये रखनी है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो जो टेढ़ी वाली भुजा यानी बड़ी भुजा का वर्ग है वो अपने सामने की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मुख्य बात ही कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज में पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तभी वह समकोण त्रिभुज होगा। यानी समकोण त्रिभुज की अल्टरनेटिव परिभाषा ये कर दी कि यदि पाइथागोरस गुण जो कि आपने अभी अभी पढ़ा ये यदि उस पर फॉलो होता है पूरी तरह तो वो समकोण त्रिभुज होगा ही होगा। अगर वो पूरी तरह फॉलो नहीं करता है तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, फिर कोई और प्रकार का होगा, या तो न्यून कोण हो सकता है त्रिभुज या अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, फिर त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है माध्य माने होता है बीच में, और माध्यिका माने बीचों बीच। ठीक है, तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को, अब ये मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है तो या तो ये शीर्ष है या तो ये शीर्ष है या तो ये शीर्ष, किसी एक को ले लीजिए पहले। किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये सामने वाले की भुजा ये यहाँ पे बीच में है, तो इससे इसको मिलाएंगे, ऐसे लंब डालेंगे ये। अब इसका नामकरण भी कर सकते हैं आप, मान के चलते हैं P, इससे खींचेंगे तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। इससे इसको मिला लीजिए, इसको ले लीजिए Q। अब इससे यहां बीचों बीच आएगा तो इससे इसको मिला लो, ये देखिए। तो इसको ले लीजिए R, नामकरण कर लीजिए। तो ये जो रेखाखंड है, मतलब आप जो इसको पूरा पूरा कर दीजिए, यहां से ये एक रेखा बना, तो ये रेखाखंड बना ना, यहां से ये दो भागों में बांटेगा। यहां से एक भाग इधर कहलाएगा, एक भाग इधर कहलाएगा, और यहां से ये, तो ये एक भाग, दूसरा भाग इधर से, तो एक भाग इधर एक भाग इधर। ठीक है, तो ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? माध्यिका। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब इनमें कौन कौन सी 3 माध्यिकाएं इसमें कौन सी लिखी हैं? एक तो निकाली है आपने AQ, ये हो जाएगा AQ, और BP, BP और CR, 3 माध्यिकाएं ये R हैं। किसमें? इस त्रिभुज में। आप नामकरण बदल दिए, LMN कर दीजिए, कुछ और भी नाम दे सकते हैं, PQR XYZ कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये जो बीचों बीच मिलाएंगी, यानी कि इस शीर्ष के सामने का मध्य बिंदु,
इस शीर्ष के सामने का इधर मध्य बिंदु, इस शीर्ष के सामने का इधर मध्य बिंदु, इनको मिला देना है। तो जो रेखाखंड से मिलाएंगे यानी जिस भुजा से मिलाएंगे वही उसकी माध्यिका होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब पढ़ेंगे त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होता है कि त्रिभुज जैसे यहाँ पर जैसे एक त्रिभुज दिया है, यहाँ से ऐसा पत्थर गिराएंगे तो जिधर सामने वाली भुजा पे गिरे यानी इसी को तो लंब बोलते हैं। यानी कोई भी चीज छोड़ेंगे तो कैसे आता है, सीधा आता है ना ऐसे। तो यहाँ से अगर कोई चीज सीधी रेखा खींचे तो जिस जगह पर आके रुकेगा वही कहलाता है उसका लंब। और लंब का मतलब होता है वो कोण 90 डिग्री का बनाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। अब इधर से जैसे मान लीजिए इसमें से लंब डालेंगे तो ये जिधर सामने वाली भुजा पे जाके गिरेगा ऐसा, ये जैसे उधर मध्यिका से गिरे तो जो गिरेगा इसी को बोलते हैं 90 डिग्री, यानी यही है शीर्ष लंब। इधर से इधर मिलाएंगे तो जहां भी जाके गिरेगा वही उसका शीर्ष लंब कहलाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ से जाएगा तो ऐसा यहाँ पे जो गिरेगा ये यानी दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं, ये कहलाते हैं शीर्ष लंब। तो जैसे यहाँ पर ए से पी डाले, इसके मान लो क्यू बना लीजिए, तो इससे इसको बना लीजिए क्यू सी आर। अब इसकी परिभाषा देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से, ये जैसे मान लीजिए इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, ये सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं, डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए से डाले हैं बीसी पर तो ए पी, ए सी पर यहाँ बी से डाला तो बी क्यू, और ए बी पर सी से डाला तो ये सी आर, ये शीर्ष लंब कहलाते हैं। आगे देखिए, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, ये 3 शीर्ष लंब होते हैं। इस त्रिभुज एबीसी में 3 शीर्ष लंब क्रमशः, एक का नाम एपी, एक का नाम ये बी क्यू, और तीसरे का नाम ये सी आर है, ये शीर्ष लंब कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, देखिए अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण बनने का क्या चिन्ह है, ये वाला, यानी यहां जो भी समकोण त्रिभुज बनेगा उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तथा अन्य दोनों भुजाएं, यानी अब ये तो कर्ण हो गया तो ये दोनों भुजाएं बची, यानी जिस पर वो 90 डिग्री बना हुआ है, ये इसके पाद कहलाते हैं। एक का नाम कहलाता है आधार और एक का नाम होता है कर्ण। अभी हमने शुरुआत में ही पाइथागोरस प्रमेय में समझ लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सामने वाली ये समकोण त्रिभुज के जहां पर ये समकोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा ये कहलाई कर्ण, कर्ण के सामने ये दोनों कहलाएंगे पाद। एक का नाम होगा, पाद माने पैर, पाद माने पैर, ये इसके सामने के दोनों पैर हैं यानी भुजाएं हैं इसकी। तो एक का नाम होता है आधार और एक का नाम होता है कर्ण। तो इस तरह हम इसके महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस पर हम प्रश्नावली पर प्रवेश करेंगे।